संघ की कार्यपालिका भाग 5 अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 तक है। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। हमारे संविधान की योजना में राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक सम्मान, गरिमा तथा प्रतिष्ठा का है। वह राज्य का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 73 में अनुच्छेद 73 के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा इनके बारे में संसद कानून बना सकती है और उन सभी अधिकारों प्रयोग तक होगा जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होगी। सारी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार किया जा सकता है। संघ यह कहना नितांत अनुचित होगा कि भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का अथवा नामधारी अध्यक्ष होता है। जैसा कि संविधान सभा में नेहरू ने कहा था, उद्देश्य यह नहीं कि भारत के राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का अध्यक्ष बनाया जाए। संघ की समूची कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है। उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार सीधे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारियों में मंत्रियों का समावेश अपेक्षित है। भारत सरकार की समूची कार्यपालिका कार्रवाई उसके नाम से की जाती है। अनुच्छेद 53, 77, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान उसमें निहित होती है और उसका प्रयोग कानून द्वारा नियमित होता है। अनुच्छेद 53, 77, अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। सभी मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याय धारण करते हैं। अनुच्छेद 75, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। वह दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करता है, उनके अधिवेशनों का सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 50 है। प्रति वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा हर आम चुनाव के बाद वह दोनों समवेत सदस्यों को संबोधित करता है। जब संसद के दोनों सत्रों का सत्र न चल रहा हो, यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए, तत्काल कार्रवाई करना जरूरी है। तो अनुच्छेद 123 के अधीन वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का वही जोर और प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित विधियों का होता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष अनुच्छेद 123 के जारी किए जाते हैं। संविधान के अंतर्गत संसद से संबंधित कुछ अन्य कृत्यों के लिए राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर वह लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष
तथा राज्यसभा के कार्यकारी सभापति की नियुक्ति करते हैं। यदि किसी विधेयक के बारे में दोनों सदनों के बीच अंतिम रूप से असहमति हो जाती है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के समक्ष सरकार का बजट रखवाता है। संविधान बजट की वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है। कुछ अन्य संवैधानिक कृत कार्यों की रिपोर्ट भी राष्ट्रपति रखवाता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों आयोगों के लिए विशेष अधिकारी लोकसभा के लिए आम भारतीय समुदाय के अधिक से अधिक 2 सदस्यों को नामजद कर सकता है। यदि उसकी राय हो कि उस समय पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों का नाम निर्देशन भी करता है। तो ऐसे व्यक्तियों में से होने चाहिए जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के बारे में विशेष ज्ञान हो या व्यावहारिक अनुभव हो। इसके अलावा उसे अधिकार है कि वह निर्वाचन आयोग की राय लेने के बाद यह निर्णय करे कि क्या कोई विधिवत निर्वाचित सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102 संविधान के अनुच्छेद 102(1) में भी नियोक्ताओं की परिधि में आता है। इस मामले में उसका निर्णय अंतिम होता है, यानी कोई विधिवत निर्वाचित सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102(1) में नियोक्ताओं की परिधि में आता है कि नहीं, उसका निर्णय इस मामले में अंतिम होता है। उच्चतम न्यायालय तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, न्यायालय द्वारा राज्य के अन्य सभी कार्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह उन सभी मामलों में जिनमें दंड सेना न्यायालय ने दे दिया हो, दंड संघीय कानून के विरुद्ध अपराध के लिए हो अथवा दंड मृत्यु दंड हो, किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार कर सके अथवा दंड का निलंबन, परिहार या रद्द कर सके। अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति की शक्ति न्यायपालिका का मुंह नहीं ताकती, वह अपीलीय न्यायालय के रूप में काम नहीं करता। उद्देश्य यह होता है कि यदि न्यायपालिका से कोई भूल हो जाए तो सुधार दिया जाए। इसके अलावा वह ऐसी अवस्था में भी राहत देने का फैसला कर सकता है जहाँ लगे कि दंड अति कठोर हो। अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति समूचे भारत या उसके किसी भाग में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसी गंभीर स्थिति विद्यमान है उसे युद्ध या बाहरी मामले में सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है कि अनुच्छेद 354 के अधीन राष्ट्रपति राजस्वों के वितरण को सीमित या प्रतिबंधित कर सकते हैं। जब आपात की घोषणा लागू हो तो राष्ट्रपति मूल अधिकारों को परिवर्तन को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 359
यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो या तो अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति घोषणा और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन। 360 अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है तथा राष्ट्रपति के आपात संबंधी शक्ति कठोर है। संक्षेप में राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग वह सीधे स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। उसके पास उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा राज्य के उच्च कृतकार्यों को नियुक्त करने की शक्तियाँ। उसके पास असैन्य शक्तियाँ हैं। वह सशस्त्र बलों को सर्वोच्च कमांडर होता है। वह युद्ध या शांति की घोषणा कर सकता है। उसके पास क्षमा प्रतिलंबन आदि प्रदान करने की शक्ति होती है। उसके पास राजनीतिक शक्ति होती है। वह राजदूतों की नियुक्ति कर सकता है। विदेशी राजनीतिकों प्रतिनिधियों के पद के प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकता है। उसके पास विधायी शक्ति होती है। वह दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। उसका सत्ता बहाल कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। विधियों आदि विधेयकों आदि को अनुमति दे सकता है और कानूनी शक्ति वाली अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके पास आपात शक्ति आपात घोषणा करने की